Assalamu alaikum. How are you everyone? Today is my first video. It's a demo video. So I chose not very common topic, but little bit. Most of the student I observed they confuse in this topic. So I chose a topic about infinite verbs. In grammatical term, we called it verbals. I hope after watching this video you will be able to solve infinitives or any other types of infinite verbs. अगर हम ग्रामर की टर्म की बात करें तो इसको वर्बल्स कहते हैं। वर्बल क्या होते हैं कि वो वर्ड्स जो कि वर्ब से मिलकर बनते हैं लेकिन वर्ब का फंक्शन नहीं करते। डेफिनेशन की तरफ अगर देखें हम, वर्ड्स that derived from verbs that function as a noun, adjective, that function as a noun, adjective, or adverbs. They are not main verbs of any sentence. तो यहाँ पर आप देखें कि ये तो डिराइव हुए हैं किससे? वर्ब से, यानी कि वर्ब से तो बनते हैं लेकिन वर्ब का फंक्शन नहीं करते। ये अगर फंक्शन करेंगे तो ये हमेशा किसका फंक्शन करेंगे? या तो ये एडजेक्टिव का, या एडवर्ब का, या ये नाउन का। ऐसे वर्ब, दोबारा इसको रिवाइज करता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब से तो बनते हैं लेकिन वो वर्ब का फंक्शन नहीं करते, या तो वो नाउन का फंक्शन करते हैं या एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ये सेंटेंस में मेन वर्ब्स नहीं होते। उम्मीद है कि आपको बेसिक डिफिनीशन समझ आ चुकी होगी। अब वर्बल 3 तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है जेरेंड, एक होता है पार्टिसिपल और एक होता है इन्फिनेटिव। ये तीनों अक़साम हैं वर्बल्स की। वर्बल 3 तरह के होते हैं, जेरेंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। gerund, participle and infinitive. It's mean gerunds are also made up of verb plus ing. gerund किसका होता है? verb plus ing जो होता है वो gerund होता है, और verb plus ing ये gerund होता है। इसी तरह पार्टिसिपल जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, या तो ये V3 होता है या तो ये V4 होता है। V4 मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड V3 मीन पास्ट पार्टिसिपल। ये 2 तरह के होते हैं। और इन्फिनेटिव जो होते हैं ये जब हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, या जिसको हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये अगर हम लगा दें तो उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव को दोबारा देख लें। इन्फिनेटिव जो होते हैं, इन्फिनेटिव V1 के साथ अगर हम 2 को ऐड कर लें तो ये बन जाता है इन्फिनेटिव। ठीक है, चूँकि तीनों टॉपिक ऐसे जो हैं ऐसे ही हैं, जिस तरह जेरेंड है और इन्फिनेटिव है ये आपस में इंटरमिंगल हैं। यानी कि बाज़ औक़ात आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेरेंड को कहाँ पर यूज़ करना है, इन्फिनेटिव को कहाँ पर यूज़ करना है और पार्टिसिपल को कहाँ पर यूज़ करना है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इन्फिनेटिव को डिस्कस करेंगे कि इन्फिनेटिव क्या है, और उसकी कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जेरेंड और फिर पार्टिसिपल को और फिर इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सा यूज़ होगा। जब आप इसके फंक्शन देख लेंगे तो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व any blanks of such types of verbals like infinitive, gerund and participles. So first of all we are gonna discuss infinitive. What is infinitive?
द इन्फिनेटिव इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर आप समझे कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की क्या होती है। वैसे अगर हम बात करें तो बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गो और फिर मैं कहता हूँ गोस। अगर मैं कहता हूँ गो और फिर मैं कहता हूँ गोस, अब ये दोनों फर्स्ट, ये जो है ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इस बात को ज़रा समझे, ये वाली जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये वाली जो है ये फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यही इसी को हम कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बाज़ औक़ात सेंटेंस में इस तरह लिखा होता है कि इन्फिनेटिव आर मॉडल वर्ब्स ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारे पास दोनों आ रहे हैं बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, तो हमने बेस फॉर्म को सिलेक्ट करना है। और अगर आगे तीसरा ऑप्शन आ जाए कि बोथ, तो फिर हमने बोथ को भी सिलेक्ट करना है कि यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है, और बोथ का ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एमसीक्यूज बनता है कि इन्फिनेटिव आर मॉडल वर्ब्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, कि मॉडल वर्ब्स और इन्फिनेटिव के बाद क्या आता है हमेशा, तो इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जो ये वाली है ये फॉर्म, ठीक है, प्योर फॉर्म। ये जो गोज है जिसके साथ ई एस लग गया, जो कि सिंगुलर की वजह से चेंज हो चुकी थी, इसको हम कहते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसको हम कहते हैं, ठीक है। हम वर्ब में मज़ीद आगे तफसील में पढ़ेंगे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है, ठीक है। तो अब दोबारा इसको समझें कि इन्फिनेटिव क्या होगा। इन्फिनेटिव जब वर्ब के साथ हम बेस फॉर्म, जब टू के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं तो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। अब इन्फिनेटिव मीन इनफाइनाइट, लामहदूद। इसका मतलब ये होता है कि इन्फिनेटिव जो भी होगा या इनफाइनाइट वर्ब जो भी होगा या वर्बल जो भी होगा, उसके ऊपर न तो टेंस का कोई असर पड़ेगा और ना सब्जेक्ट का कोई असर पड़ेगा, ठीक है। ना तो इसके ऊपर टेंस का और ना सब्जेक्ट का कोई असर होगा। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय टेंस और सब्जेक्ट, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय टेंस, नीदर बाय सब्जेक्ट नॉर बाय सब्जेक्ट। सो वी कैन से इट infinitive are verbals or infinite verbs are those verbs that are not affected by subject or tense। अब आप कहेंगे किस तरह सब्जेक्ट और टेंस से, तो इस चीज़ को समझे ज़रा कि मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू गो, फिर मैं आई को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ ही वॉन्ट्स टू गो, तो इसमें इन्फिनेटिव टू गो है। तो दोनों सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया, एक में मैंने रखा आई, दूसरे में मैंने रखा ही। आई वॉन्ट टू गो, इसमें टू गो इन्फिनेटिव है। ही वॉन्ट्स टू गो, इसमें टू गो इन्फिनेटिव है। दोनों सेंटेंसेस में मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया, लेकिन टू गो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये हो गई टेंस सब्जेक्ट की एग्जांपल। अब अगर टेंस की एग्जांपल हम देखें, तो अगर मैं कहता हूँ ही वॉन्ट्स टू गो और ही वांटेड टू गो, अब वांटेड जो है ये पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको मैंने पास सिंपल बना दिया, लेकिन टू गो ही रहा, उसके ऊपर टेंस का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्फिनेटिव जो होते हैं या जेरन जो होते हैं या पार्टिसिपल जो होते हैं, इनके ऊपर टेंस और सब्जेक्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं इनफाइनाइट हैं, ठीक है, लामहदूद, इनकी कोई लिमिट वगैरह नहीं होती। तो अब इन्फिनेटिव जो हैं इसकी आपको समझ आ चुकी होगी कि इन्फिनेटिव जो होते हैं ये वर्ब की बेस फॉर्म के साथ, अगर टू के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते तो ये इन्फिनेटिव बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि टू गो, टू रीड, टू स्पीक, टू फाइंड, टू राइट, टू राइट, टू गो,
टू ईट, टू बीट, टू स्पीक, टू राइट, टू ड्रिंक, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, बस ये बन जाता है इन्फिनेटिव। बहुत ही इजी है कि जब ये टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब मैं कहता हूँ आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, टू जो है ये प्रीपोजिशन है और स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर मैं टू स्कूल को इन्फिनेटिव नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इन्फिनेटिव की डिफिनीशन में ये कहा था कि इन्फिनेटिव तो वो होते हैं जो फॉलोड बाय प्रीसीड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन यहाँ पर टू स्कूल के बाद तो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो टू होगा ये प्रीपोजिशन होगा, न कि इन्फिनेटिव होगा। तो इस बात को भी समझना है कि अगर बाज़ औक़ात हम प्रीपोजिशन लगाते हैं और प्रीपोजिशन ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमेशा नाउन लगता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट लग गया तो वो प्रीपोजिशन होगा, इन्फिनेटिव नहीं होगा। इन्फिनेटिव वो तब होगा जब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे ऊपर देखें टू गो है तो गो यहाँ पर वर्ब है, टू रीड यहाँ पर वर्ब है, इसी तरह टू स्पीक वर्ब है, टू फाइंड वर्ब, यहाँ पर फाइंड वर्ब, स्पीक वर्ब, रीड वर्ब, गो वर्ब, ये सब के सब वर्ब है यहाँ पर। इसी तरह यूजेस। अब इसके बाद हम अभी तक तो समझ गए कि इन्फिनेटिव होते क्या है। हमने देखा कि इन्फिनेटिव वर्ब है और उससे पहले हमने टू लगाना है तो इन्फिनेटिव होता है। अब इन्फिनेटिव के यूज़ क्या हैं, तो याद रखें इन्फिनेटिव बनता तो वर्ब से है, लेकिन ये वर्ब का काम कभी नहीं करता, इसीलिए हम इनको दूसरी इस्तिलाह में हम सेकंड टर्म जो इसको हम देते हैं, हम कहते हैं जो वर्बल्स होते हैं या इनफाइनाइट वर्ब होते हैं ये फेक वर्ब होते हैं। फेक वर्ब मीन कि ये बने तो वर्ब से हैं लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करते, इसलिए हम इसको फेक वर्ब कहते हैं। अब ये कौन सा काम करते हैं, तो इन्फिनेटिव जो होता है ये तीन तरह के काम करता है, या तो ये नाउन होगा, या तो ये एडजेक्टिव होगा, या तो ये एडवर्ब होगा, यानी कि ये तीन तरह के काम करेगा। इन्फिनेटिव एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव एंड एज एन एडवर्ब। अब एक एक को हम देखते हैं। जब ये एज अ नाउन काम करता है तो नाउन के दो ही फंक्शन हमने पढ़े थे, सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। नाउन जब भी सेंटेंस में आएगा ये तो ये सब्जेक्ट होगा, या तो ये ऑब्जेक्ट होगा, या कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट दो तरह के, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, यही बात है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। जिस तरह टू लर्न इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें देखें टू लर्न सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। इस तरह शी होप्स, शी इसमें वर्ब सब्जेक्ट है, होप्स वर्ब है, और टू सक्सीड जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये टू सक्सीड जो है ये होप जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब ये इसका ऑब्जेक्ट है तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर होता है। हमने सब ऑब्जेक्ट जो होगा ये व्हाट का आंसर होगा। अगर ये व्हाट का आंसर देखो, मैं कहता हूँ शी होप्स, तो आप कहेंगे व्हाट फॉर, तो किसके लिए, टू सक्सीड, सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। इस तरह हर गोल, उसका गोल है, इज़ है क्या, टू बिकम अ डॉक्टर। तो अब देखो टू बिकम इसमें इन्फिनेटिव है, तो ये यहाँ पर ये भी नाउन का काम करता है, यहाँ पर टू सक्सीड भी नाउन का काम करता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये वर्ड का आंसर दे रहा है। इसी तरह इस एग्जाम्पल में देखें टू लर्न, तो टू लर्न किसका काम करता है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा तो कौन ही, वो तो होगा नाउन ही, ठीक है। इस तरह हम कह रहे हैं टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन। और बहुत ही फेमस जो सलल की है शेक्सपियर के हेमलेट में, टू बी और नॉट टू बी डेट इज़ द क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर भी टू बी और नॉट टू बी ये भी यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर टू एयर इज़ ह्यूमन, हम कहते हैं टू एयर इज़ ह्यूमन कि इंसान तो खता का पुतला है,
तो यहाँ पर टू एयर इज आल्सो यूज एज एन इन्फिनेटिव बट इट फंक्शन लाइक नाउन। इसके फंक्शन नाउन के होते हैं। तो उम्मीद है कि नाउन आपको इन्फिनेटिव एज अ नाउन आपको समझ आ चुका होगा। अब इसका दूसरा यूज़ होता है एज एन एडजेक्टिव, कि किस तरह ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है। तो हमें पता है कि एडजेक्टिव का क्या फंक्शन है। एडजेक्टिव का फंक्शन यही है कि वो किस चीज़ की क्वालिटी बताता है और वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब्स करता है, उसको उसके बारे में बयान करता है। तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो किस तरह इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब एडजेक्टिव तो एक प्योर एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही इज टॉल बॉय। इसमें टाल जो है ये एडजेक्टिव है क्योंकि ही को मॉडिफाई कर रहा है, ही को डिस्क्राइब कर रहा है, ही के बारे में बता रहा है। लेकिन ये तो प्योर एडजेक्टिव है। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो इन्फिनेटिव से मिलकर बनते हैं। इन्फिनेटिव फिर वही क्या बात है कि टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वही बात की जब इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का काम करता है तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये क्या करेगा, या तो ये नाउन के बारे में बताएगा, प्रोनाउन के बारे में बताएगा, उसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में बताएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। द फर्स्ट वन एग्जांपल जरा देखें हम। इसमें ये वाली एग्जांपल देखें, दिस इज अ बुक। ये एक किताब है। आगे लिखा हुआ है टू रीड। टू रीड, तो ये टू रीड किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये बुक को मॉडिफाई कर रहा है। तो बुक नाउन है और नाउन के बारे में जो बताएगा वो कौन होगा, वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, इसी तरह ही इज द पर्सन, वो एक शख्स है। पर्सन नाउन है और नाउन के बारे में बता रहा है टू ट्रस्ट। किस तरह का पर्सन है, ट्रस्टेबल है, उसके ऊपर एतबार कर सकते हैं। तो टू ट्रस्ट किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं। इस तरह ये एडजेक्टिव हो जाता है। एक कहते हैं फिग्स आर गुड। फिग्स जो हैं वो अच्छे हैं। किस लिए अच्छे हैं फिग्स, खाने के लिए अच्छे हैं। क्या चीज़ अच्छी है खाने के लिए, फिग्स अच्छे हैं। तो यहाँ पर टू ईट जो होता है ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, हम कहते हैं दिस इज़ द हाउस, ये घर है। आगे मैं लिखता हूँ टू लेट, किसके लिए है, किसके लिए है, किराए के लिए खाली है। तो टू लेट यहाँ पर डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है हाउस को। तो हम कहते हैं कि ये इन्फिनेटिव है, लेकिन फंक्शन इसका क्या है, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। ठीक है, इसके दो फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन इसका क्या है कि एडवर्ब का काम करता है। मैंने जैसे पहले कहा था कि बनता तो वर्ब से है, लेकिन जो वर्ब का ये काम कभी भी नहीं करेगा। ये तीन काम करेगा, इन्फिनेटिव का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। तो अब देखते हैं कि किस तरह एडवर्ब का काम करता है एज एन एडवर्ब। अब आपको पता है कि एडवर्ब का काम क्या होता है। तो एडवर्ब सेंटेंस में तीन तरह के काम करता है। बल्कि अगर हम करें मज़ीद, अगर हम मज़ीद इसको आगे एडवर्ब में फिर वाज़ेह तरीके से पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या होते हैं। लेकिन इन्फिनेटिव अगर महदूद रखें तो हम कहते हैं इन्फिनेटिव या तो जो एडवर्ब होगा वो अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। एडवर्ब तीन चीज़ों को, तीन वर्ड्स को मॉडिफाई कर सकता है। या तो वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या तो वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या तो वो एडवर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। ये तीनों काम कर सकता है। ठीक है, अब इन्फिनेटिव की तरफ आते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसकी एग्जांपल, ही कॉल्ड, उसने मुझे पुकारा। क्यों पुकारा, तो यहाँ पर देखो टू सी आया हुआ है और किसके बाद डायरेक्ट आया हुआ है, वर्ब के बाद। तो वर्ब के बारे में जो टू सी माई ब्रदर है, तो वर्ब के बारे में जो बताता है वो इन्फिनेटिव, वो एडवर्ब होता है। और यहाँ पर एडवर्ब एज ए इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। तो टू सी यहाँ पर एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये जो कॉल्ड वर्ब है इसके बारे में ये बता रहा है टू सी। ठीक है, इसी तरह याद रखें एडवर्ब जो होंगे ये हमेशा
वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, इसका आंसर हमेशा एडवर्ब करता है। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। मैं कहता हूं शी, ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ही हाउ ही रन्स, हाउ ही रन, तो मैं कहता हूँ फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, तो एडवर्ब 3 तरह काम करता है और 3 क्वेश्चन का वो आंसर होता है। 3 बल्कि 3 से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव में हम इसको यहाँ तक ही महदूद रखेंगे, यानी कि वो तो वाई का आंसर भी देता है, रीज़न का देता है। इस तरह हम बिकॉज कहते हैं तो बिकॉज रीज़न होता है। इसी तरह हम कहते हैं कि वो टाइम का आंसर देता है जिसको हम व्हेन से लिखते हैं। इसी तरह वो प्लेस का आंसर जिसको हम वेयर को कहते हैं। और इसी तरह वो मैनर का आंसर भी देता है जिसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, तो उसका आंसर वो हाउ का देता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने देख ली। दूसरे, ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड, ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड, वो इतना छोटा है या इतना यंग है कि वो अभी समझ नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर आप कहेंगे कि वर्ब भी नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो एडवर्ब कैसे बन गया? लेकिन यहाँ पर यंग जो है ये क्या है? यहाँ पर ये यंग जो है ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बारे में भी जो बताता है वो कौन होता है? वो एडवर्ब होता है। तो इसीलिए यहाँ पर टू अंडरस्टैंड क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि इट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, ये मॉडिफाई करता है, ये बताता है किसके बारे में? एडजेक्टिव के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर इन्फिनेटिव हो गया। उसके बाद तीसरी इसकी जो एग्जांपल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये क्या है? मुश्किल है। अब आप कहेंगे डिफ़िकल्ट तो है, ये वर्ब तो नहीं है, तो डिफ़िकल्ट क्या होता है? डिफ़िकल्ट तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पर टू सॉल्व हो गया एडवर्ब। इस तरह मैं कहता हूँ आई गेट अप अर्ली टू रन, आई गेट अप अर्ली टू रन। अब देखो इसमें लास्ट में आया है अर्ली, तो अर्ली क्या है? एडवर्ब है। तो अर्ली को कौन मॉडिफाई कर रहा है? टू रन, तो इसलिए टू रन भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो ये इसकी तीसरा इसका फंक्शन था। तो ये 3 फंक्शन करता है इन्फिनेटिव। या तो ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है, या एडवर्ब के तौर पर यूज़ होता है, या या एज ए नाउन यूज़ होता है। तो ये इसकी 3 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है, जैसे वांट है, विश है, होप है, एक्सपेक्ट है, डिसाइड है, प्रॉमिस है, आफ्टर है, प्लान है, ऑफर है, प्लान है, लर्न, सेम, अपीयर, रिफ्यूज, नीड, वुड, लाइक, अटेम्प्ट, मैनेज, फेल, चूज, प्रिपेयर, टेंड। इस तरह के एग्जांपल है शी होप्स टू विजिट पेरिस, दे डिसाइडेड टू लीव अर्ली। तो ये कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कि हमेशा अपने बाद किसको फॉलो करेंगे? इन्फिनेटिव को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो जिस तरह इन्फिनेटिव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ टू नहीं लगाया जाता, उसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव, विदाउट टू। ये देखा आगे लिखा वो विदाउट टू। तो बेयर इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव होंगे जो तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे लेकिन उसके साथ टू नहीं लगाया जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि बेयर इन्फिनेटिव कौन से होते हैं? बेयर इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव होते हैं जो कि होते तो इन्फिनेटिव है लेकिन उसके साथ टू नहीं लगाया जाता। अब ये कौन से वर्ब्स के बाद लगते हैं तो इसको ज़रा देख लें। जैसे लेट है, मेक है, सी है, हेयर। अच्छा, जितने भी सेंसरी वर्ब्स होते हैं, जिस तरह टेस्ट है, जिस तरह फील है, ठीक है, जिस तरह सी है, तो ये जो वर्ब होते हैं इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, इसके साथ टू वाला इन्फिनेटिव हम यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए वॉच है, नोटिस है, परसीव है, बिड है, टेल है, इनेबल है, हेल्प। जिस तरह शी लेट हिम गो, तो देखो यहाँ पर गो जो लिखा हुआ इससे पहले टू नहीं आया हुआ। क्यों? क्योंकि पीछे लेट लिखा हुआ है, तो लेट हमेशा अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। और बेयर इन्फिनेटिव कौन सा होता है? जिसका टू नहीं होता। ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ, तो यहाँ पर मेड है, अब मेड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेगा। आई सा हर लीव,
आई सा हर लीफ, मैंने उसको जाते हुए देखा। ठीक है, मैंने उसको देखा कब, कैसे, जाते हुए देखा। देखो यहाँ पर टू लीफ तो नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सा है और ये अपने साथ कौन सा इन्फिनेटिव लेता है? बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव होते हैं जो कि होते तो इन्फिनेटिव हैं लेकिन वो अपने साथ टू को नहीं लेते। इस तरह मॉडल वर्ब जितने भी होते हैं वो भी अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ आई कैन राइट, अब देखो राइट जो है ये भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन इससे पहले हमने टू नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैन आया हुआ है और जो कैन है ये खुद क्या है? ये मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब भी अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, न कि वो टू लेते हैं। जिस तरह आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब देखो वेल जो है ये खुद मॉडल वर्ब है, इसलिए हम कहते हैं कि जो फ्यूचर टेंस होता है वो टेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो मॉडल वर्ब से मिलकर बना है। तो हम फ्यूचर टेंस में इसको पढ़ेंगे कि उसको टेंस क्यों नहीं कहा जाता। तो वहाँ पर वेल के साथ भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। क्यों? क्योंकि वो खुद मॉडल वर्ब है। ठीक है, इसी तरह अब उम्मीद है कि आपको कुछ इन्फिनेटिव की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम जेरेंड को और पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे और फिर इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा कहाँ पर कौन से सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा। और सबसे जो मज़े की बात यह है कि इन्फिनेटिव जो होते हैं इनकी जब हम वॉइस बनाते हैं तो इनकी वॉइस भी एक्टिव पैसिव वॉइस जिसको हम कहते हैं वो भी बिल्कुल अलग ही तरीके से बनी जाती है। जिस तरह औरों में हम टेंस को देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जगह चेंज करते हैं, लेकिन जब इन्फिनेटिव की वॉइस बनती है तो बिल्कुल तरीका ही चेंज होता है। जिस तरह मैं कहता हूँ इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू गो, तो मैं कहता हूँ इट इज़ टाइम टू बी गॉन, इट इज़ टाइम टू बी गॉन। तो देखो इसका इन्फिनेटिव, इसका वॉइस मुकम्मल दूसरी तरीके से चेंज होता है। तो हम इसकी वॉइसेस भी अलग करेंगे कि इन्फिनेटिव वॉइसेस कैसे करेंगे और जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव का आपस में कंपेयर और कंट्रास्ट भी करेंगे कि इन तीनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। अब कुछ ही सेंटेंसेस हैं, इसको अगर आप देख लें ताकि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए। देखिए आई होप, अब होप हमेशा आपके साथ इन्फिनेटिव लेता है। टू विजिट द म्यूजियम, तो यहाँ पर टू विजिट क्या है? इन्फिनेटिव है। शी आस्क हिम, तो व्हाट का आंसर है? टू, यहाँ पर व्हाट हमारे पास एज अ नाउन है, टू हेल्प। ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न न्यू लैंग्वेज। ठीक है, दे डिसाइडेड टू लीव अर्ली, ही इज़ टू टायर्ड टू वर्क एनी मोर। आई सा हर, अब यहाँ पर बताए टू लीफ लगेगा या द हाउस, या टू लीफ लगेगा या लीफ, तो यहाँ पर लीफ ही लगेगा। क्यों? क्योंकि सा जो है ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, तो यहाँ पर सिर्फ लीफ लगेगा, टू लीफ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सा जो है ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, इनको आप एक बार देख लें और यहाँ पर आप सामने इन्फिनेटिव को आगे लिखी हुई हैं, ये भी इसमें फिल कर लें ताकि आपको याद रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।